हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के यूनिट 3 8085 आर्किटेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी बनावट के अंदर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या डिवाइसेस यूज किए गए हैं। इस वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है 3.1 यूनिट 3 का, दैट इज इंटरनल ब्लॉक डायग्राम की 8085 के इंटरनल कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन टू इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर देखने से पहले हम उसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। 8085 को 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का मतलब ये एक बार में 8 बिट्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये 40 पिन ड्यूअल इनलाइन चिप पैकेजिंग में मिलता है, मतलब जो इसकी आईसी होती है उसमें रेक्टेंगल शेप की आईसी होती है जिसमें एक तरफ 20 और एक तरफ 20 पिन्स होती है, मतलब दो लाइंस में पिन्स बटी हुई होती हैं। इसे ऑपरेट कराने के लिए +5 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत होती है और इसकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मेगाहर्ट्ज होती है। ये 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक पे काम करता है। इंटरनल ऑपरेशंस के लिए जो भी हमें टाइमिंग और क्लॉक सिग्नल्स चाहिए होते हैं वो सब 3 मेगाहर्ट्ज के होते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085, ये इंटेल 8085 का ब्लॉक डायग्राम है। सबसे ऊपर है ये इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट्स जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, अगर उन्हें म्यूपी से कम्युनिकेट करना होता है तो वो इसके थ्रू करती हैं। 5 तरह के इंटरप्ट्स अवेलेबल होते हैं 8085 में: INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप। INTR को रिस्पॉन्स देने के लिए इसमें एक सिग्नल होता है INTA, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज। सीरियल इनपुट आउटपुट, जो भी बाहर के डिवाइसेस जो भी सीरियल डेटा में डील करती हैं, सीरियल का मतलब होता है एक बार में एक बिट, और 8085 पैरेलल डेटा में प्रोसेसिंग करता है, यानी 8 बिट्स को एक साथ। तो उन दोनों के बीच में इंटरफेसिंग कराने का काम सीरियल आईओ कंट्रोल का होता है। ये इसका प्रोसेसिंग पार्ट है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है: एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग्स और ALU। ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करके और ये पता लगाना कि काम क्या करना है वो यहाँ पर होता है इंस्ट्रक्शन यूनिट में और टाइमिंग कंट्रोल यूनिट में। ये इसका स्टोरेज पार्ट है। हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बाकी ये बसेस होती हैं। बसेस में आप देखिए जिनमें दोनों तरफ एरोज हैं वो बाई डायरेक्शनल बसेस हैं। डेटा आ भी सकता है, डेटा जा भी सकता है। और जैसे यहाँ पे एड्रेस बस है, ये यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है। जो सिंगल लाइंस होती हैं वो सिंगल वायर्स होते हैं, वो मोस्टली कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। एड्रेस और डेटा बस इस तरह के डबल एरो से दर्शाई जाती है क्योंकि उसमें ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। 8085 मेनली 4 यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशन होना है वो एक्चुअली इस यूनिट में होता है। इंस्ट्रक्शन यूनिट, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आना, उसे डिकोड करना कि एक्चुअली में करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग म्यूपी को सिग्नल्स देना कि उसे क्या काम करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन यूनिट बताता है। स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट का काम होता है डेटा को स्टोर करना और मेमोरी से डेटा लाना ले जाना। बाकी 3 और यूनिट्स भी हैं जिनमें आईओ कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल और इंटरप्ट कंट्रोल्स वगैरह आते हैं। फर्स्ट हम डील करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट से। प्रोसेसिंग यूनिट वो होती है जिसमें आपका ALU, एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर और स्टेटस फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं। इनके काम क्या क्या होते हैं ये अब हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU द्वारा किए जाते हैं। जो डेटा है जिन पे ऑपरेशन किया जाना है वो डेटा एक्यूमुलेटर, मेमोरी, टेम्पररी रजिस्टर या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स में हो सकता है। ALU में बहुत तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इसी तरह से काफ़ी सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि एंड और एक्सऑर, कॉम्प्लीमेंट, रोटेट, कंपेयर एटसेट्रा। तो इस तरह से जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होने हैं, जो मेन डेटा मैनिपुलेशन का काम है, डेटा प्रोसेसिंग का काम है, वो ALU में किया जाता है। एक्यूमुलेटर,
एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसे माइक्रो प्रोसेसर एक जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह किसी भी 8 बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकता है या फिर उसको एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकता है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह वो कैसे यूज करता है? एक्चुअली जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस एएलयू करता है उसमें एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर ही होना चाहिए, तो उस वक्त वो एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की तरह काम करता है क्योंकि उसका फंक्शन फिक्स है। वो एएलयू में जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए काम में आता है। जिन भी ऑपरेशंस में हमें दो नंबर्स चाहिए उनमें से एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है, दूसरा नंबर इमीडिएट डेटा हो सकता है, किसी और रजिस्टर में हो सकता है, मेमोरी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक डेटा फिक्स है कि वो एक्यूमुलेटर में ही होगा। और जब ये ऑपरेशंस हो जाते हैं, कोई भी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में ही सेव किया जाता है। एक्यूमुलेटर को रजिस्टर ए से भी डिनोट करते हैं, यानी अगर ए लिखा है दैट मीन्स एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर भी एक 8 बिट का रजिस्टर है। ये एएलयू के सेकेंड ऑपरेंड को होल्ड करने के लिए काम में आता है। जो डेटा है वो जनरल पर्पस रजिस्टर या फिर इमीडिएट डेटा हो सकता है इंस्ट्रक्शन का, उसे कैलकुलेशन के लिए टेम्परेरी रजिस्टर में लाकर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि जो हमारे रजिस्टर एरे है वहाँ पे BCDEHL में आपका डेटा स्टोर हो सकता है या फिर मेमोरी में डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन जब ALU ऑपरेट करता है तब वो दोनों डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में ही होने चाहिए जिन पे उसे ऑपरेशन करना है। तो एक डेटा तो एक्यूमुलेटर में ही है, दूसरा डेटा अगर मेमोरी में है तो मेमोरी से टेम्प में लाया जाएगा, या फिर अगर वो रजिस्टर एरे में है BCDEHL में से किसी में है तो वहां से भी वो टेम्परेरी रजिस्टर में लाया जाएगा। अब इन दोनों डेटा के साथ एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर के डेटा के साथ ALU ऑपरेशन करता है। तो टेम्परेरी रजिस्टर का काम होता है ALU के सेकेंड ऑपरेंड को टेम्परेरीली होल्ड करना जब तक कि उस पर कैलकुलेशन नहीं हो जाती है। और दूसरा काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करना। प्रोसेसिंग के बीच में कई बार ऐसे होता है कि रिजल्ट फाइनल नहीं होता। म्यूपी जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट अगर कैलकुलेट कर रहा है तो पहले वो 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा और फिर उसमें 1 ऐड करके फाइनल 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेगा। तो जो बीच का पार्ट है आपका 1's कॉम्प्लीमेंट, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट है। वो एक्चुअली में कहीं पे स्टोर नहीं होना, ALU को उसे कहीं शो नहीं करना है, तो वो बीच के रिजल्ट को किस में सेव करके रखता है? टेम्परेरी रजिस्टर में। तो इस तरह से टेम्परेरी रजिस्टर काम आता है। नेक्स्ट है आपके स्टेटस फ्लैग्स। फ्लैग्स किसी भी चीज को इंडिकेट करने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर 8085 में फ्लैग्स का क्या काम है? माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस बताना। माइक्रो प्रोसेसर ने अभी जो भी ऑपरेशन किया है उस ऑपरेशन से जो रिजल्ट आया उसके स्टेटस को इन फ्लैग्स के थ्रू दिखाया जाता है। फ्लैग रजिस्टर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के रिजल्ट के स्टेटस को बताते हैं। सिंपल डेटा ट्रांसफर के अगर इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनसे फ्लैग्स इफेक्ट नहीं होते। जहां पर कैलकुलेशन होती है उन इंस्ट्रक्शन से ही फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। तो ये मोस्टली अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस में ही ऐसा होता है कि उनमें कुछ कैलकुलेशन होगी और आपको एक रिजल्ट मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग्स चेंज होते हैं। फ्लैग रजिस्टर भी 8 फ्लिप फ्लॉप से ही बना हुआ है, जैसे बाकी सारे 8 बिट के रजिस्टर्स बने हुए होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 फ्लिप फ्लॉप्स यूज आते हैं, बाकी 3 अनयूज्ड हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे साइन 0 ये अनयूज्ड है, खाली है। ऑक्सिलरी कैरी ये भी खाली है, पैरिटी ये भी खाली है, और फिर कैरी। तो एक्चुअली में जो फ्लैग रजिस्टर होता है उसके खाली 5 बिट्स में फ्लैग्स होते हैं, बाकी 3 बिट्स आपके फ्यूचर यूज के लिए खाली छोड़े हुए हैं। तो इस तरह से फ्लैग बिट्स एक्यूमुलेटर में या किसी और रजिस्टर में जो भी प्रोसेसिंग का रिजल्ट आया है, कैलकुलेशन का रिजल्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग सेट या रीसेट किए जाते हैं। अब वो सेट या रीसेट कैसे किए जाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का 7th बिट है। 7th मतलब MSB, सबसे लास्ट वाला बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये जो भी कैलकुलेशन हुई है अरिथमेटिक या लॉजिकल, उससे जो रिजल्ट आया उसके साइन को बताता है। अब यदि साइन नेगेटिव है तो ये 1 हो जाएगा, यानी साइन फ्लैग को सेट कर दिया जाएगा। यदि कैलकुलेशन का रिजल्ट पॉजिटिव आया है
तो ये रीसेट रहेगा, यानी एस इक्वल्स टू 0। तो साइन फ्लैग में 7th बिट को चेक करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हुई उसका रिजल्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव। माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि सारे काम वंस और जीरोस में करता है, तो यहाँ पे हमें किसी नंबर का साइन बताने के लिए भी वंस और जीरोस की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो यदि नंबर नेगेटिव है तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा, यदि नंबर पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग 0 रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का 6th बिट है। ये फ्लैग हमें ये बताता है कि जो रिजल्ट है ऑपरेशन का वो 0 आया या नहीं। अगर कुछ भी हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी हमने किया अगर a माइनस ए, तो a में से a जाएगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा, तो 0 आएगा तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। किसी भी रिजल्ट का अगर 0 आता है तो वो फ्लैग को सेट करता है 1। यदि रिजल्ट 0 नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर आया है, दैट मीन्स हमने 9 माइनस 4 अगर किया है तो 0 नहीं आएगा, तो एक नंबर आएगा हमारे पास दैट इज 5। तो अगर रिजल्ट 0 नहीं है तो 0 फ्लैग 0 रहेगा, रीसेट रहेगा। तो 0 फ्लैग एक्चुअली क्या बताता है कि जो रिजल्ट है वो 0 आया या नॉन 0। अगर 0 आता है तो ये 1 होता है, अगर 0 नहीं आता है तो ये 0 होता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग AC। ऑक्सिलरी कैरी रजिस्टर के 4th बिट में स्टोर की जाती है। ये कैरी बताती है कि 3rd बिट से 4th बिट पर कोई कैरी आई है या नहीं, यानी लोअर निबल से हायर निबल पे। निबल किसे कहते हैं? 4 का जो ग्रुप होता है। तो लोअर 4 ग्रुप से अपर 4 ग्रुप पे अगर कोई कैरी आती है तो उसे ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। ये मेनली BCD ऑपरेशंस में यूज होती है। बिट D3 से बिट D4 पर अगर कोई कैरी जाती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज वो रीसेट होता है। प्रोसेसर इसे इंटरनली अपने यूज के लिए काम में लेता है, ये हमारे लिए प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का 2nd बिट होता है। ये बताता है कि ALU ने जो भी ऑपरेशन किया है उसके रिजल्ट की पैरिटी क्या है। पैरिटी किसे कहते हैं? पैरिटी इज नंबर ऑफ वंस। किसी भी नंबर में 1 कितनी बार आता है ये उसकी पैरिटी बताता है। यदि 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, यानी 1 1 है या 3 1 है या 5 1 है या 7 1 है, तो इसे ऑड पैरिटी कहते हैं। अगर 0 2 या 4 6 टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसे इवन पैरिटी कहते हैं। तो पैरिटी फ्लैग ये बताता है कि उसकी ऑड पैरिटी है या फिर इवन पैरिटी है, जो भी रिजल्ट आया है। अब अगर पैरिटी ऑड है तो पैरिटी फ्लैग को रीसेट कर देंगे, यानी पैरिटी फ्लैग की वैल्यू होगी 0। यदि पैरिटी जो भी रिजल्ट है उसके पैरिटी अगर इवन है तो इस फ्लैग को सेट कर दिया जाएगा, यानी p इक्वल टू 1। कैरी फ्लैग फ्लैग रजिस्टर का 0th बिट होता है। ये बताता है कि जो भी ऑपरेशन हुआ है अरिथमेटिक या लॉजिकल, उसमें कोई कैरी आई है या फिर कोई बोरो ली गई है क्या। तो यदि कैरी या बोरो ली जाती है तो फ्लैग सेट होता है, यानी CY की वैल्यू 1 होती है, और अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती है तो ये रीसेट होता है, यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से एक और होता है इसमें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW एक्चुअली में एक्यूमुलेटर और फ्लैग को अगर हम एक साथ रीड करें तो वो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहलाता है। अलग से ये कोई रजिस्टर नहीं होता, ये एक्यूमुलेटर और फ्लैग का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 16 बिट रजिस्टर पेयर कह सकते हैं हम इसे, जिसमें हायर बिट्स में हायर बाइट जो है वो एक्यूमुलेटर का बना हुआ है और जो लोअर बाइट है वो फ्लैग रजिस्टर का बनाया हुआ है। PSW तब काम आता है जब हम इंटरप्ट या सब रूटीन्स को प्रोसेस करने के लिए मेन प्रोग्राम को छोड़कर उन पे चले जाते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स या फिर सब रूटीन्स पे। तो उस टाइम हमारे मेन प्रोग्राम का जो लास्ट स्टेटस है वो सेव करने के लिए हम PSW को यूज करते हैं। स्टेटस को हम इससे क्यों सेव करते हैं? क्योंकि एक्चुअली स्टेटस कौन बताता है? रिजल्ट। और रिजल्ट कहाँ पे सेव होता है? एक्यूमुलेटर में। और जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, कैरी थी या नहीं थी, पैरिटी क्या थी, ये सब चीजें कौन बताता है? स्टेटस फ्लैग। तो एक्चुअली में जो भी लास्ट प्रोसेसिंग हुई उसका रिजल्ट, उसका स्टेटस एक्यूमुलेटर और स्टेटस फ्लैग को कंबाइन करके पता लगाया जा सकता है, इसीलिए इसे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंस्ट्रक्शन यूनिट पे। इंस्ट्रक्शन यूनिट का काम है जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसको मेमोरी से लेके आना, उसको डिकोड करना और उसको समझ के टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देना कि आगे क्या करना है।
तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के बारे में समझता है कि उस इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। इस यूनिट में 3 यूनिट्स होती हैं, 3 पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो मेमोरी से लाया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद आता है डिकोडर। डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को समझता है, उसे डिकोड करता है, मशीन कोड जीरोज और वंस में चेंज करके उसको इंटरप्रेट करता है कि वो क्या करवाना चाह रहा है, एक्चुअली में टास्क क्या है, ऑपरेशन क्या है। उसके हिसाब से वो उसकी मशीन साइकिल्स कैलकुलेट करता है कि कौन कौन सी मशीन साइकिल्स काम आएंगी, और उसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन देता है, सिग्नल्स देता है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट में बहुत सारे टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो उसको प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्ट्रक्शन यूनिट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसे हम IR भी कहते हैं। ये एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन का जो 8 बिट का ऑप कोड है जिसे एग्जीक्यूट करने वाला है माइक्रो प्रोसेसर, वो होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। मेमोरी से 8 बिट का ऑप कोड रीड करके माइक्रो प्रोसेसर IR में उसको लाके स्टोर कर देता है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर जिसे हम ID भी कहते हैं। IR में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर उसे डिकोड करता है, उसे समझता है कि उसे क्या करना है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, उसको समझ के इंस्ट्रक्शन डिकोडर ये पता लगाता है कि किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करवाना है। उसे वो सीक्वेंस पता लगाता है कि किस तरह से वो उसे एग्जीक्यूट करवाएगा, उसमें कौन कौन से मशीन साइकिल्स यूज आएंगे, और फिर वो डिसाइड करके वो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को अप्रोप्रिएट सिग्नल्स भेजता है ताकि उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट आती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का काम होता है अलग अलग तरह के टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना ताकि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सके। ये एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब तक कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तब तक म्यूपी किसी भी एग्जीक्यूशन को पूरा नहीं कर पाएगा। जो भी सिग्नल्स उसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर से मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स जनरेट करता है, जैसे कि S1 एंड S0। ये स्टेटस सिग्नल्स हैं जो ये बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा या राइट करेगा। ALE एड्रेस लैच इनेबल, ये सिग्नल यूज आता है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। एड्रेस लैच इनेबल, ये जो 8085 है उसमें लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस आपस में मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं पिन नंबर ऑफ पिन्स को कम करने के लिए। अब जब वो मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स का मतलब है सिंगल वायर पर 2 तरह के सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, मतलब एक वायर है उस पर एड्रेस भी जा रहा है और उस पर डेटा भी जा रहा है। अब कब एड्रेस है और कब डेटा है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ALE से, एड्रेस लैच इनेबल से। जब ALE हाई होता है तब उस बस पे एड्रेस जाता है, और जब ALE लो होता है तब उस बस पे डेटा जाता है। तो ALE कंट्रोल सिग्नल जो है वो डिसाइड करता है कि बस एड्रेस बस की तरह यूज आएगी या डेटा बस की तरह। नेक्स्ट है रीड एंड राइट कंट्रोल सिग्नल्स। रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स इनपुट और आउटपुट बफर्स को इनेबल करते हैं ताकि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस में रीड या राइट ऑपरेशन कर सके। जब तक वो रीड या राइट सिग्नल्स इनेबल नहीं होंगे तब तक डेटा बस पे जो भी डेटा है वो इन या आउट नहीं हो सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर ना तो रीड कर पाएगा ना ही राइट कर पाएगा। इसी तरह से IO बार कंट्रोल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को इनेबल करता है कि वो पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर रहा है या फिर मेमोरी डिवाइसेस से। जैसे IO इसमें एक्टिव हाई है तो जब ये सिग्नल 1 होता है तब माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डेटा भेजता है या वहां से रीड करता है, और जब ये 0 होता है क्योंकि M के ऊपर बार है एक्टिव लो, तब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से ऑपरेट करता है, रीड या राइट व्हाटएवर, वो स्टेटस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, S1 और S0 के अकॉर्डिंग। अब ये सब सिग्नल्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि बसेस 2 ही हैं, एक डेटा बस है और एक एड्रेस बस है। अब माइक्रो प्रोसेसर कैसे डिफरेंशिएट करे कि उसे डेटा पेरिफेरल को भेजना है या मेमोरी को, एड्रेस पेरिफेरल का है या मेमोरी का? तो ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं IO बार, ये बताते हैं कि उसे डेटा पेरिफेरल को भेजना है या मेमोरी को,
और इसी तरह से स्टेटस सिग्नल्स जो होते हैं S1 S0 वो बताते हैं कि उसे डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है। रेडी सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को स्लो पेरिफेरल्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। किस तरह से? वो जो भी करंट मशीन साइकिल होती है उसमें वेट स्टेट्स को इंसर्ट कर देता है। माइक्रो प्रोसेसर जो भी ऑपरेशन करता है उसमें जो उसे टाइम लगता है उसे मशीन साइकिल कहते हैं। अभी माइक्रो प्रोसेसर मान लीजिए पेरिफेरल से रीड ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन पेरिफेरल बहुत स्लो है, उसका डेटा अभी तैयार नहीं है, तो वो रीड ऑपरेशन की जो मशीन साइकिल होगी उसमें बीच में वेट स्टेट्स डाल देता है। तो वेट स्टेट के टाइम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर आइडल स्टेट में चला जाता है, वो कोई काम नहीं करता और बैठा रहता है। कब तक? जब तक कि पेरिफेरल जो है उसका डेटा तैयार नहीं हो जाता, उसकी स्पीड बढ़ नहीं जाती, वो वापस माइक्रो प्रोसेसर के लायक नहीं हो जाता। तो इस तरह से रेडी सिग्नल्स स्लो पेरिफेरल्स और माइक्रो प्रोसेसर्स के सिंक्रोनाइजेशन के यूज में आते हैं। नेक्स्ट है रीसेट इन एंड रीसेट आउट। रीसेट इन सिग्नल से हम माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट का मतलब होता है म्यूपी अपनी 0 पोजीशन पे आ जाता है, उसके सारे रजिस्टर्स सब कुछ इनिशियलाइज हो जाते हैं, प्रोग्राम काउंटर वगैरह सब में 0 हो जाता है। तो वो जो मेमोरी है, मेमोरी के 0000 पेज पे चला जाता है, स्टार्टिंग ऑफ द मेमोरी। अब जब एक बार माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो गया है तो रीसेट आउट पिन से उसी सिग्नल के द्वारा उससे कनेक्टेड दूसरी एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी रीसेट किया जा सकता है। तो इस तरह से रीसेट इन और रीसेट आउट काम करते हैं। नेक्स्ट है क्लॉक आउट। अगर हमें किसी एक्सटर्नल डिवाइस को सेम उसी क्लॉक सिग्नल पे काम कराना है जिस पे माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, तो हम क्लॉक आउट पिन को यूज करते हैं। क्लॉक आउट से जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाएगी, जिस क्लॉक पे वो काम कर रहा है उसी क्लॉक पे वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगी। होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, ये दो सिग्नल्स उन बाहरी डिवाइसेस के लिए काम में आते हैं जो म्यूपी को बाईपास करके डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की रिक्वेस्ट डालती हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है? कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड फास्ट होती है और उन्हें सिर्फ मेमोरी से डेटा रीड या राइट करना होता है, जिसमें प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अगर डेटा पहले म्यूपी के पास और म्यूपी से मेमोरी में जाता है तो टाइम भी वेस्ट होता है और जबरदस्ती म्यूपी भी आइडल बैठता है, और जो पेरिफेरल्स हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाती है क्योंकि म्यूपी की स्पीड उनसे कम है। तो इस केस में जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको ये चाहिए कि म्यूपी को हम रास्ते में से हटा दें और उसकी बसेस के कंट्रोल से हम मेमोरी को एक्सेस कर सके, क्योंकि बसेस तो वही हैं। किसी भी पेरिफेरल के पास या मेमोरी के पास खुद की बसेस नहीं है, सब म्यूपी की बसेस ही यूज करते हैं। तो म्यूपी की बसेस को यूज करने के लिए वो उसे सिग्नल देते हैं होल्ड। तो म्यूपी क्या करता है, अपनी बसेस के कंट्रोल को छोड़ देता है और उन बसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस सीधे मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो होल्ड सिग्नल पेरिफेरल डिवाइसेस भेजती हैं उसको रिक्वेस्ट भेजने के लिए, और अगर म्यूपी उनकी रिक्वेस्ट मान के बसेस छोड़ने के लिए तैयार है तो वो उन्हें भेजता है होल्ड एक्नॉलेज। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। स्टोरेज और इंटरफेस यूनिट डेटा या एड्रेस को स्टोर करने के लिए और माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी और इनपुट आउटपुट से इंटरफेस करवाने के यूज में आता है। इस यूनिट में डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन ही होते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, तो अगर 8 फ्लिप फ्लॉप को हम कनेक्ट कर दें तो उससे हमें एक 8 बिट का रजिस्टर मिलता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में डेटा स्टोर करने के लिए हम रजिस्टर्स को यूज करते हैं। ये रजिस्टर्स 8 या 16 बिट के हो सकते हैं। 8 बिट का डेटा होता है और 16 बिट का एड्रेस होता है, इसलिए दोनों साइजेस के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। और बहुत सारे टाइप की लैचेस होती हैं जो हमें इंटरफेसिंग में काम आती हैं। इंटरफेसिंग का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर को उसकी बाहर के डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करना। तो उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ लैचेस यूज करते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का स्टोरेज यूनिट है। इसमें एक रजिस्टर एरे होता है, 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं उसमें, B, C, D, E, H, L, इन्हें हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं। W और Z टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। 2 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है। इसी तरह से इंटरफेसिंग के लिए एड्रेस बफर और डेटा एड्रेस बफर्स अवेलेबल हैं। इनको डिटेल में अब हम आगे पढ़ते हैं।
फर्स्ट हम रीड करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, बी, सी, डी, ई, एच और एल। ये सब 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, लेकिन इनको कंबाइन करके हम 16 बिट के रजिस्टर पेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ई और एच, एल। ये कॉम्बिनेशन फिक्स है क्योंकि जो हार्डवेयर है माइक्रो प्रोसेसर का वो इसी तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है कि बी को सी के साथ, डी को ई के साथ और एच को एल के साथ कंबाइन किया जा सकता है। इन रजिस्टर्स को 8 बिट का डेटा या 16 बिट का डेटा या एड्रेस सेव करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर 8 बिट का डेटा सेव करना है तो हम इन्हें सेपरेटली यूज करते हैं, बी, सी, डी, ई, एच और एल की तरह। और अगर हमें 16 बिट का डेटा या 16 बिट का एड्रेस सेव करना है तो हम इन्हें रजिस्टर पेयर बी, सी, डी और एच, एल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैक क्या होता है। स्टैक मेमोरी का ही कुछ हिस्सा है जो हम टेम्पररी डेटा सेव करने के लिए यूज करते हैं, और उस हिस्से को स्टैक की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टैक क्या होता है? स्टैक लास्ट एंड फर्स्ट आउट मैनर में काम करता है। जो सबसे लास्ट में रखा है वो सबसे पहले बाहर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लेट्स का स्टैक बनाते हैं तो जो प्लेट हमने सबसे ऊपर रखी है लास्ट में, वो प्लेट सबसे पहले हम हटाएंगे। नीचे से कुछ नहीं हटा सकते, स्टैक गिर जाएगा। तो स्टैक रजिस्टर जो है वो इसी तरह से काम करता है। जो सबसे लास्ट में हमने उसमें सेव किया है वो सबसे पहले बाहर आता है। तो इस तरह से जब भी हमें किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में 16 बिट का डेटा या 16 बिट का एड्रेस या फिर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड टेम्परेरीली सेव करना होता है, तो हम मेमोरी के कुछ हिस्से को स्टैक की तरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब स्टैक क्योंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट मैनर में काम करता है, तो स्टैक को हम मोस्टली मेमोरी के बिल्कुल लास्ट से शुरू करते हैं और वो मेमोरी के अंदर की तरफ बढ़ता है। यानी अगर हम 8085 की बात करें तो इसका जो लास्ट मेमोरी एड्रेस होता है वो होता है FFFF। तो हम उससे स्टैक शुरू करेंगे और उसके एड्रेसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले FFFF, नेक्स्ट वैल्यू जाएगी आपकी FFFE पर एक कम, नेक्स्ट वैल्यू जाएगी FFFD पर और एक कम। इस तरह से ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टैक टेम्परेरीली डेटा सेव करने के काम में आता है। अगर हम इसे मेमोरी में कहीं भी बीच में इनिशियलाइज करेंगे तो हो सकता है हमारे पहले से लिखे हुए किसी प्रोग्राम या डेटा के साथ वो ओवरराइट हो जाए। तो इसीलिए ये प्रोग्राम एरिया से दूर रहे, बिल्कुल सेपरेट रहे, इसलिए हम उसको बिल्कुल एंड से इनिशियलाइज करते हैं। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसमें स्टैक के बिल्कुल टॉप वैल्यू का एड्रेस होता है। जो भी वैल्यू लास्ट स्टैक में स्टोर की गई है, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है, जो भी लास्ट वैल्यू इन हुई थी, लेटेस्ट वैल्यू जो सेव हुई थी, वो वाला एड्रेस स्टैक पॉइंटर में होता है। यानी यहां तक स्टैक आपका भरा हुआ है। प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसमें जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसमें सेव किया हुआ होता है। प्रोग्राम काउंटर को माइक्रो प्रोसेसर अपने आप इंक्रीमेंट करता रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए। जैसे कि अभी भी प्रोग्राम काउंटर में अगर 2000 एड्रेस है तो वो 2000 वाले इंस्ट्रक्शन को जैसे ही फेच करेगा मेमोरी से, वैसे ही प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली 2001 पे चला जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम काउंटर ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस से लिया जाना है। तो प्रोग्राम के सीक्वेंस को बनाने के लिए प्रोग्राम काउंटर यूज आता है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के 16 बिट रजिस्टर्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के यूज में आता है। 16 बिट रजिस्टर्स हैं इसके SP और PC, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर में जब भी कोई पुश ऑपरेशन होता है तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होता है, और जब भी कोई पॉप इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, पॉप ऑपरेशन होता है मतलब स्टैक पे से वैल्यू हटाई जाती है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज करने का काम करता है। इसी तरह से प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हर बार जैसे ही उसका इंस्ट्रक्शन फैच हो गया है तो उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट कराने के लिए इंक्रीज करना होता है। तो वो काम भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर करता है। नेक्स्ट है एड्रेस लैच। एड्रेस लैच एक 8 बफर्स का ग्रुप है। ये लैच
जो 16 बिट एड्रेस होता है उसके हायर ऑर्डर बाइट को कंटेन करता है। जो हायर ऑर्डर बाइट है 16 बिट एड्रेस का A8 से A15 वो इस लैच में होते हैं। तो मेमोरी या मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइस के अगर एड्रेस की बात करें तो उसके हायर ऑर्डर बाइट्स होते हैं। अगर हम पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं तो उसका 8 बिट का एड्रेस ही होता है, 16 बिट का नहीं होता। तो उस वक्त लोअर ऑर्डर एड्रेस में भी वही 8 बिट होते हैं और इस वाली एड्रेस स्लैश में भी वही 8 बिट होते हैं। जब भी माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरफेसिंग की आवश्यकता होती है तब ये लैच वो एड्रेस बिट्स उसे प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से एड्रेस और डेटा लैच होती है, ये भी 8 बिट बफर्स का ही ग्रुप है। इसमें 8 बिट का डेटा या फिर जो 16 बिट की मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसके लोअर ऑर्डर 8 बिट का एड्रेस इस लैच में होता है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के 8 बिट एड्रेस। एड्रेस बस और डेटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस 8085 में। तो इसीलिए दो लैचेस चाहिए होती हैं। एक होती है एड्रेस लैच जिसमें A8 से A15 जो मल्टीप्लेक्स्ड नहीं है उसके बिट्स होते हैं, और एक होती है मल्टीप्लेक्स बिट एड्रेस और डेटा लैच। तो उनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल यूज आता है। अगर ALE 1 है तो ये एड्रेस लैच की तरह काम आता है, इसमें लोअर ऑर्डर एड्रेस के 8 बिट होते हैं। अगर ALE की वैल्यू 0 है तो ये डेटा लैच की तरह काम करता है, इसमें 8 बिट का डेटा। नेक्स्ट है इंटरनल टेम्परेरी रजिस्टर्स। जो स्टोरेज एरिया है उसमें दो टेम्परेरी रजिस्टर्स भी होते हैं, W और Z। ये इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के दौरान जो टेम्परेरीली हमें डेटा सेव करना होता है, जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं या एड्रेसेस होते हैं उनको सेव करने के लिए ये रजिस्टर यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल कॉल या रिटर्न इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो सब रूटीन का एड्रेस सेव करने के लिए ये रजिस्टर यूज आता है। इसी तरह से जब हम एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं DE और HL के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, तब एक रजिस्टर का डेटा बीच में होल्ड करने के लिए जो तीसरा हमें रजिस्टर पेयर चाहिए वो WZ यूज़ किया जाता है। ये जो इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर अपने इंटरनली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करता है। ये प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं है। हम ना तो इसमें से कोई डेटा रीड कर सकते हैं ना ही इसमें कोई डेटा राइट कर सकते हैं। इन यूनिट्स के अलावा 3 यूनिट्स और हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो है इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड पावर सप्लाई। सबसे पहले हम इंटरप्ट कंट्रोलर की बात करते हैं। इंटरप्ट क्या होती है? बाधा। जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं, किसी भी प्रकार का डेटा ट्रांसफ़र चाहती हैं, तो वो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजती हैं। तो इस तरह प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर में 5 तरह के पिन्स अवेलेबल हैं इंटरप्ट करने के लिए। वो है ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। ये जो है INTA वो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल होता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एक्सटर्नल डिवाइस को एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है कि मैंने आपकी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। ये जो भी इंटरप्ट्स होते हैं ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही अप्लाई किए जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। तो इंटरप्ट कंट्रोलर का काम यही है कि वो इन इंटरप्ट्स को रिसीव करे और फिर देखे कि पहले कौन सा इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर द्वारा हैंडल किया जाएगा, क्योंकि एक बार में अगर पांचों इंटरप्ट्स एक साथ आते हैं तो म्यूपी उन्हें एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, एक बार में एक ही हैंडल कर सकता है। तो इन इंटरप्ट्स में सबसे हाई प्रायोरिटी होती है ट्रैप की, फिर होती है RST 7.5, 6.5 और 5.5 की, और लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी होती है INTR की। तो अगर इनमें से कोई भी एक साथ आते हैं तो इंटरप्ट कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर पहले कौन से इंटरप्ट को हैंडल करेगा। अगर INTR सिग्नल को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एक्सटर्नल डिवाइस को INTA के थ्रू ये एक्नॉलेज कराया जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। INTR एक्टिव हाई सिग्नल है और INTA एक्टिव लो सिग्नल है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका सीरियल IO कंट्रोलर। सीरियल IO कंट्रोलर सीरियल डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करने में यूज आता है। सीरियल डिवाइसेस क्या होती हैं? जो एक एक बिट रीड या राइट करती हैं, एक बार में एक ही बिट को प्रोसेस करती है। माइक्रो प्रोसेसर पैरेलल डिवाइस है, उसमें 8 बिट्स एक साथ प्रोसेस होते हैं। तो जितनी भी सीरियल डिवाइसेस हैं उनके साथ इंटरफेस करने के लिए हमें एक इंटरफेसिंग कंपोनेंट चाहिए, वो होता है हमारा सीरियल IO कंट्रोल, इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो यहाँ पे जो डेटा है आप देखिए बस के थ्रू आ रहा है,
तो बस में 8 बिट्स एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा ट्रांसमिट करता है या जो रिसीव करता है वो सिंगल लाइन पे है, यानी वो एक एक बिट है। तो इसके लिए इसके पास दो पिन्स होती हैं, SID और SOD। SID इज सीरियल इनपुट डेटा, जिसके थ्रू वो सीरियल डेटा लेता है, और एक होती है SOD, दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा, जिसके थ्रू वो सीरियल डेटा बाहर भेजता है। तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर का जो भी पैरेलल डेटा आया है उसको सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है, और बाहर की डिवाइस से जो भी उसने सीरियल इनपुट डेटा रिसीव किया है उसको माइक्रो प्रोसेसर के लिए पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करता है। डेटा रिसीव करने के लिए SID पिन यूज करता है, और म्यूपी से डेटा अगर बाहर जा रहा है तो SOD पिन यूज आती है। इसी तरह से है पावर सप्लाई यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को फंक्शनिंग के लिए +5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है, तो वो भी हम इसे प्रोवाइड कराते हैं VCC से, और रिटर्न पाथ देते हैं हम ग्राउंड से। लास्ट हम पढ़ते हैं बसेस इन 8085। 8085 में हमने देखा कि सारे कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से काम कर रहे हैं। अब आपस में काम करने के लिए ज़रूरी है कि डेटा और एड्रेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो। तो डेटा और एड्रेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो वायर्स यूज़ करते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं बसेस। तो बसेस क्या होती हैं, बसेस उन वायर्स का ग्रुप है जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। 8085 में 3 बसेस यूज़ की जाती हैं। एड्रेस बस, एड्रेस बस 16 वायर्स का ग्रुप है, क्योंकि इसका जो एड्रेस होता है मेमोरी का वो 16 बिट का होता है, इसलिए हमें 16 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल की तरफ जाती है। इन्हें हम A0 to A15 के नाम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी डेटा बस। डेटा बस 8 वायर्स का ग्रुप है, क्योंकि इसमें हम 8 बिट का डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि 16 बिट एड्रेस के लिए चाहिए, 8 बिट डेटा के लिए चाहिए, तो 16 + 8 = 24। तो 40 में से अगर 24 पिन हम बसेस के लिए ही कंज्यूम कर लेंगे तो हमें और सिग्नल्स के लिए पिन्स कम पड़ती हैं, या फिर हमारे नंबर ऑफ पिन्स बढ़ जाते हैं। तो उन पिन्स को कम करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है वो डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है एक ही वायर पर दोनों सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, बस टाइमिंग अलग अलग होती है। पहले क्योंकि किसी भी चीज़ का एड्रेस चाहिए तो शुरू में एड्रेस जाता है, एक बार एड्रेस मिल गया, डेटा फैच हो गया, तो अब उस लाइन पे डेटा जाता है। तो इस तरह से दोनों एक ही लाइन से काम चला लेते हैं। तो क्योंकि ये मल्टीप्लेक्स्ड है इसलिए इन बसेस को नाम दिया जाता है AD0 to AD7, एड्रेस डेटा 0 to एड्रेस डेटा 7। थर्ड बस होती है कंट्रोल बस। अब एक्चुअली में ये बस नहीं होती, दिस इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वायर्स, ये सिंगल इंडिविजुअल वायर्स होते हैं जो अलग अलग तरह के कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के सारी फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अब इस ब्लॉक डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसकी वर्किंग। अब हम सारे ब्लॉक्स को समझ चुके हैं। जैसे कि हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है ना, हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है ऐड बी को ऐड करना है। ऐड बी क्या करता है, रजिस्टर बी के डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड करता है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं मेमोरी में लिखा हुआ होगा। तो मान लीजिए ये लिखा है 2000 मेमोरी एड्रेस पे। तो जो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी इस वक्त 2000। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में लिखा होगा 2000। प्रोग्राम काउंटर में जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर देखेगा कि 2000 लिखा हुआ है, वो मेमोरी से ये जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा 20 और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे जाएगा 00। यहाँ से एड्रेस जाएगा मेमोरी की तरफ, मेमोरी से डेटा फैच होगा और वो कहाँ से आएगा, डेटा बस से। तो जो ऐड बी है उसका ऑपकोड होता है 80। तो यहाँ पे डेटा बस से आया आपका 80। ये डेटा बस से जो 80 है इंस्ट्रक्शन है, ये जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 80 गया, 80 को माइक्रो प्रोसेसर डिकोड करेगा और समझेगा कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है। तो उसको समझ में आएगा कि मुझे बी रजिस्टर के डेटा को ए रजिस्टर के डेटा से ऐड करना है। अब वो रीड करेगा कि ए में क्या है। अब जो बी में है
वो डेटा यहाँ से बस के थ्रू, इंटरनल बस के थ्रू आ जाता है टेम्परेरी रजिस्टर में। तो एक ऑपरेंड है उसका एक्यूमुलेटर में, और दूसरा ऑपरेंड जो रजिस्टर बी में था वो यहाँ से इंटरनल डेटा बस के थ्रू आ जाता है टेम्परेरी रजिस्टर में। दोनों आ गए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट में। अब ये दोनों डेटा जाते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ। ये दोनों डेटाज यहाँ पर आए, यहाँ पे ALU उनको ऐड करता है। ऐड करके जो भी रिजल्ट आया उसके स्टेटस को फ्लैग फ्लिप फ्लॉप में अपडेट करता है, और फिर वापस से वो रिजल्ट यहाँ से इंटरनल डेटा बस के थ्रू सेव हो जाता है एक्यूमुलेटर में, क्योंकि ऐड भी इंस्ट्रक्शन जो है वो बी को ए से ऐड करके रिजल्ट भी ए में ही ए में ही सेव कर देता है। तो ये एक्यूमुलेटर में आपका डेटा फाइनल रिजल्ट जो है वो सेव हो गया, और जो स्टेटस है वो आपका आ गया फ्लैग फ्लिप फ्लॉप में। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो बस है इसकी डायरेक्शन फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं ये भी बस से जुड़े हुए हैं। ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्लैग्स के स्टेटस को रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल जंप या रिटर्न या कॉल इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे हम फ्लैग्स को पढ़ते हैं, या फिर ADC जहाँ पे हम ऐड विद कैरी करते हैं, तो उस समय हम कैरी फ्लैग को चेक करते हैं। तो फ्लैग के स्टेटस को रीड करने के लिए ये भी हमारी बस से जुड़ी हुई है। हम जब चाहें तब इस फ्लैग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये जो सिंगल सिंगल लाइंस होती हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल से हर ब्लॉक को दिए जाते हैं उसकी कंट्रोलिंग के लिए। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर किसी भी डेटा के एग्जीक्यूशन को प्रोसेस करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।